सभी को मालूम होनी चाहिए कि जो बेस जो होता है ना, बेस, जो बेस पानी में मिलता है उसी को हम एल्केलीज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉपर ऑक्साइड लेगा, तो कॉपर ऑक्साइड क्या पानी में मिलेगा? नो सर। पानी में मिलेगा कॉपर ऑक्साइड? नो सर। नहीं मिलेगा। तो कॉपर ऑक्साइड ये पानी में नहीं मिलेगा तो ये क्या हाइड्रोक्सिल आयन हमको दे सकता है? नो सर। दे सकता है, सिंपल सी बात है। पढ़े तो हाइड्रोक्सिल आयन एल्केलीज देते हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। A basic oxide gives dash and dash with acid. Salt and water. Salt and water. Salt and water ज्यादा अच्छा रहेगा, एक ओनली भी रहना, सॉल्ट एंड वाटर ओनली विथ, और कुछ है बेसिक ऑक्साइड सिर्फ सॉल्ट और वाटर देगा। Two examples that are base but not alkali. Important questions. Two examples. Ferric Ferric hydroxide. Cupric hydroxide. Cupric hydroxide. फेरिक हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो या क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। ओके, गिव एग्जांपल टू ईच। मोनोबेसिक एसिड HCl, HCl, H2SO4, सॉरी H2SO4 नहीं होता, CH3COOH, ठीक है। डाइबेसिक एसिड Phosphorus. H2SO4. H2SO4, H3PO3, फॉस्फोरिक एसिड भी एक डाइबेसिक एसिड, ठीक है। ट्राइबेसिक एसिड C6H8O7 सिट्रिक एसिड और H3PO4। चलो अब मैं यदि आपसे पूछूं कि दो एग्जांपल मुझे दे दो मोनो एसिडिक बेस की। NaOH, KOH, KOH. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। डाई एसिडिक बेस होगा तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो। ट्राइबेसिक, ट्राई एसिडिक Ferric hydroxide. फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। So dash is highly soluble in water and can be used to prepare ammonium hydroxide. NH3. NH3. Yes, very good. Ammonia जो है highly soluble in water है। Ammonia पानी में बहुत ज्यादा घुलता है and can be used to prepare ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide बना सकते हो। Two carbonates that do not decompose on heating. Sodium and potassium carbonate. Yes. सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं करता ये। एक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव डैश एंड डैश। metallic hydroxide, hydrogen. Hydrogen. टू गिव बेस एंड हाइड्रोजन, ठीक है। एग्जांपल एक रिएक्शन पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो एक्टिव मेटल सोडियम है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा दो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बेस मिल रही है, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चंस है क्लियर, सिंपल क्वेश्चंस थे, स्कूल लेवल के क्वेश्चन है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। और सर एक और है सर, वो जो आपको भेजे थे ना व्हाट्सएप में, एक और बार बता दीजिए। हाँ इट्स ओके, आई विल डिस्कस विद यू लेटर। क्या क्वेश्चन था बताओ बेटा। सर कि ये बेस को बेस होने के लिए हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करना जरूरी है। ये बेस है कि नहीं? बेस है सर। है क्या ये हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर रहा है? नहीं सर। तो कहानी खत्म। ओके, और कुछ? नो सर। आज हम टॉपिक को आगे ले चलते हैं। वी विल टुडे डिस्कस विथ द व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ बेसिस देख लिया था,
आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस देखेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुक जाना। हाँ, आज की डिस्कशन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओके, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वन, they have sharp and bitter taste. They have sharp and bitter taste. शार्प का मतलब बहुत तेज, बिटर का मतलब तीखा, बहुत तेज तीखा टेस्ट रहता है। ओके, यदि जीभ में लगे तो बहुत ज्यादा तीखा आपको लगे। They affect indicators. Yes, important one. Bases indicators को affect करते हैं और indicators में changes show करते हैं। यदि हम लोग बात करें लिटमस में, तो रेड लिटमस जो है उसकी कलर ब्लू हो जाता है। रेड लिटमस चेंजेस ब्लू, उसमें चेंज आती है, ब्लू हो जाती है बेसिक मीडियम। यदि आप मिथाइल ऑरेंज लेते हो, मिथाइल ऑरेंज, तो इट विल टर्न येलो। मिथाइल ऑरेंज ये कलर ऑरेंज कलर की होती है, ये येलो बन जाएगी, ठीक है। और इफ यू टॉक ऑफ फेनोल्फथालीन, so this one turns pink, yeah। और फेनोल्फथालीन का ओरिजिनल कलर क्या होता है मालूम है ना? कलरलेस होती है। मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज कलर होता है। ओके, तो ये ध्यान देना है आप लोगों को, ये तीन बेसिक इंडिकेटर्स जिसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन क्वाइट क्लियर होनी चाहिए। रेड लिटमस ब्लू कलर हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज टू येलो चेंज होती है, फेनोल्फथालीन कलरलेस से पिंक चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। गॉट इट। आई सपोज एसिड का भी याद होगा, एसिड ब्लू लिटमस, रेड होती है, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है बताओ? नो चेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या चेंज होता है? रेड। हाँ, ऑरेंज क्या होती है? कलरलेस की कलरलेस ही रहेगी, ठीक है ना। ये ध्यान देना है, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज टू पिंक चेंज होगा, ये वाला फेनोल्फथालीन रिमेन्स कलरलेस, ठीक है ना। रेड नहीं होता बेटा, मिथाइल ऑरेंज पिंक। बुक में तो दिया हुआ है रेड। अरे पिंक मान के चलो यार, ठीक है आपका रेड दिया हुआ है, मतलब उतनी रेड नहीं हो तो पिंक के आसपास मान, यू विल राइट पिंक, यदि आती है तो पिंक बेसिक मीडियम में। बट एसिडिक मीडियम में येलो होती है, सॉरी ये बेसिक मीडियम में येलो होती है और एसिडिक मीडियम में पिंक। रेड भी लिखते हो तो आपको काटेगा नहीं कोई, नियर बाय। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, insoluble bases do not affect indicators। जो बेसेस एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनाते, मतलब पानी में नहीं मिलता है, जो बेसेस पानी में नहीं मिलती है वो लिटमस पेपर या मिथाइल ऑरेंज या फेनोल्फथालीन पे भी कोई इफेक्ट नहीं देती। You should know this, okay, very important one। और कुछ और इंडिकेटर्स हम लोग देखे थे सब्सिडरी और फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन जान लो। और फैक्ट्री इंडिकेटर्स का के साथ क्या होता है? स्मेल इज destroyed, बेस स्मेल बर्बाद कर देता है, ठीक है ना। और फैक्ट्री इंडिकेटर्स का स्मेल बेस बर्बाद कर देता है। और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट क्या कलर होती है जल्दी बताओ? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन कलर, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट टर्न्स ग्रीन, ये ध्यान में रखना है आप लोग। सर पीएच स्केल, बोलिए बेटा। पीएच स्केल में वैल्यू क्या होता है सर?
पीएच 7 से ऊपर होती है, हमें पीएच पढ़ने नहीं है बेटा, वी विल डिस्कस विद पीएच, डोंट वरी, पीएच आएगी, ठीक है। तो ये तो कुछ कहा नहीं हुआ कि शार्प और बिटर टेस्ट से बहुत तेज तीखा स्वाद होता है, इंडिकेटर्स को अफेक्ट करती है, लाल ब्लू हो जाएगा, मिठाई ऑरेंज येलो हो जाएगी, फिर ग्रीन पिंक हो जाएगी, एसिड वाले भी याद रखना। इनसॉल्युबल बेसेस अफेक्ट नहीं करेंगे इंडिकेटर को, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर स्मेल को बर्बाद कर देती है, बेसिस की रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट टर्न्स ग्रीन। ओके, सिंपल इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए। और they are soapy to touch, ध्यान देना बेटा कि सोपी टू टच होते हैं, मतलब आप यदि टच करोगे ना आपको साबुन जैसा लगेगा। क्यों, रीजन क्या है? बेसेस लाइक potassium hydroxide and sodium hydroxide reacts with oil in our skin to form soapy solution, ठीक है ना। देखो क्या होता है, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज नोन एज कॉस्टिक पोटास, दिस इज नोन एज कॉस्टिक सोडा, ठीक है ना। वो हमारे स्किन में ऑयल होती है, हमारे स्किन में नेचुरल ऑयल होती है, उस नेचुरल ऑयल के साथ बेस रिएक्ट करता है और सोपी सॉल्यूशन बनाता है, इसलिए हम लोग जब टच करते हैं तो हमको सोपी लगता है, ठीक है। और आप लोग सोप का प्रिपरेशन पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में, किस तरह जो बेसेस हैं ऑयल के साथ रिएक्ट करके, फैट्स के साथ रिएक्ट करके हम लोग साबुन बनाते हैं, स्टडी इन हायर क्लासेस। सिंपल अभी समझ लो कि हमारे स्किन में भी ऑयल होती है, उन ऑयल के साथ ये बेसेस रिएक्ट करते हैं और सोपी सॉल्यूशंस बनाते हैं। इंपॉर्टेंट, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है कि ये मोल्टेन और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाती है, ठीक है ना। इन मोल्टेन एंड एक्वस स्टेट ये कंडक्ट करवाएगी इलेक्ट्रिसिटी, ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, दे हैव माइल्ड कोरोसिव, they have mild corrosive action on skin, corrosive action on skin। देखो क्या होता है, हमारे स्किन पे ये थोड़ा सा मतलब कोरोड करता है, स्किन को थोड़ा खराब करता है, लाल हो जाएगी। यदि आपके हाथ पे ज्यादा बेस गिर जाती है तो आपके हाथ में थोड़ी सी लालपन आएगी, इरिटेशन आएगी। ओके, तो ये ध्यान देना, माइल्ड कोरोसिव, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि एसिड का जैसा जला देगा, ऐसा नहीं, लाल हो जाएगी हाथ, मतलब समझते हो ना, थोड़ा सा घाव टाइप का हो जाएगा, हल्का, ज्यादा नहीं डेंजरस। ओके, दे हैव माइल्ड कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन। बेटा ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान देना है, जल्दी से इसको नोट कर लो। 1 मिनट टाइम आई विल गिव यू एंड एनी डाउट यू कैन आस्क मी, कुछ भी आपको डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा जल्दी। और सर NaCO3 एसिडिक होता है कि बेसिक? बेटा वो सॉल्ट है, आएगा, काहे चिंता कर रहे हो, सॉल्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। इसमें दिया सर बेसिक होता है, बुक में दिया। हम पढ़ाएंगे ना, रुको ना, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट सब पढ़ाएंगे बेटा, काहे चिंता कर रहे हो। सोडियम बाइकार्बोनेट अभी कहाँ आया, वो सॉल्ट है, हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट आएगी, अभी विल डिस्कस विद दैट। सर स्ट्रॉन्ग बेस भी ज्यादा कोरेसिव नहीं होता है। देखो नुकसान करता है, ऐसा बात नहीं कि बहुत देर तक आप, मतलब ऐसे में बस माइल्ड टच का बात कर रहा हूँ। यदि आप स्ट्रॉन्ग बेस में बहुत देर हाथ डुबा के रखोगे तो बहुत नुकसान हो सकता है आपको, उतना भी नहीं, एसिड इतना नहीं, मतलब ज्यादा थोड़ा सा लालपन आ जाएगा, ऐसा नहीं कि हाथ आपका जल जाएगा ऐसा। ओके, माइल्ड ही, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि माइल्ड कोरोसिव है, स्लाइट बर्न देगा हाथ, चाहे स्ट्रॉन्ग चाहे। यस सर। ओके, बट हाँ 1 घंटा डुबा के रखोगे साबुन में, तो देखो ना, आप तो देखो ही, रिन साबुन जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज होता है, तो उन सब में थोड़ा हाथ तो खराब हो जाता है, लाल वाला हो जाता है, छिला जाती है, तो होता है।
अब दिन भर हाथ डुबा के रखो तो नुकसान नहीं करेगा। ओके, यू नोट डाउन दिस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई डाउट पूछ लो, 1 मिनट टाइम ले लो, आराम से सोच लो, ठीक है, कुछ भी सोचना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं मार्क कर दिया हूं, insoluble bases do not affect indicator। आप फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से आप सब टेस्ट करोगे तो नहीं टेस्ट आएगी, ठीक है ना, ये गड़बड़ मतलब नहीं शो करेगा। ये सर इनसॉल्युबल बेस भी सर सोपी होता है। बेटा इनसॉल्युबल बेस कैसे रिएक्ट करेगा? नहीं रिएक्ट करेगी ऑयल के साथ, एल्कलीज ही रिएक्ट करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन शुड बी एल्कलीज, ठीक है ना। एल्कलीज जो सॉल्युबल बेसेस है वही सोप बनाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो आप इसे अच्छे से समझना, तो एल्कलीज लिख लेना कि एल्कलीज लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग वाले। तो मूव फॉरवर्ड। ओके, आई थिंक आइडिया इज क्लियर। और एकदम आराम से पढ़ो, हड़बड़ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोट्स को रिफर करो, बुक्स पढ़ो, एनसीईआरटी बुक पढ़ो, बट हाँ मैं जब बेस वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ तो बेस की क्वेश्चंस पूछो। सॉल्ट क्यों चाहिए जाती है? आप लोगों की बुक में एनसीईआरटी में भी क्लियरली सोडियम बाइकार्बोनेट ये सब सॉल्ट वाले पोर्शन में मेंशन है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पढ़ो। पीएच जब मैं नहीं पढ़ाया हूँ तो पीएच के क्वेश्चन क्यों आ रहे? पढ़ाऊंगा बेटा, हड़बड़ाना क्या, बहुत समय है आप लोगों के पास, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ओके, यदि सिंपल ही में पढ़ाना तो मैं आपके सिलेबस वाइज पढ़ा देता, सिलेबस अभी तक खत्म हो गया है। बट हमें समझना है कॉन्सेप्ट को, अच्छे से समझना है ताकि हमारी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए और आगे हमें फायदा हो इससे। आराम से पढ़ो, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, ठीक है। लिखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, और मैं आज रिएक्शन नहीं लिखूंगा, मैं रिएक्टेंट लिखूंगा, प्रोडक्ट मुझे कोई बताएगा। हर दिन मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ, आज आपको प्रोडक्ट chemical properties of bases. Okay, the first thing we will see, strong bases react with carbon dioxide to produce metal carbonates। very important, ध्यान से सुनिएगा, या इसको ऐसे ही लिखो, स्ट्रॉन्ग बेसेस एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेसेस जो रहते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है टू प्रोड्यूस मेटल कार्बोनेट्स। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, यू कैन टेल इट एज एल्कली आल्सो, सॉल्युबल बेस है तो एल्कली बोल रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी बताओ मुझे। NaHCO3 हैं, NaHCO3 Na2CO3 plus strong bases absorb carbon dioxide to produce metal carbonate। तो सिंपल सी बात है ना, Na CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2CO3 बन रही है, तो 2 सोडियम चाहिए तो 2 सोडियम यहाँ पे डालो, Na2CO2 और एक CO3, समझिए बात को, Na2CO3 और वाटर भी बच जाए, वाटर निकल जाए। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 O और 2 H, ठीक है ना। CO2 एक O ले लिया, ठीक है, एक O ले लिया तो क्या बना, Na2CO3, ठीक है ना। H2O भी बना, ठीक है, वेरी सिंपल। KOH, और मैं ऊपर में लिखा हुआ हिंट के साथ, ये बताओ
क्या बनेगा? K2CO3 plus H2O. K2CO3। अब ध्यान से देखो, K2 दो पोटासियम, तो यहाँ भी दो मार दो ना सीधा, K2CO3 प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल, वेरी सिंपल रिएक्शन, बैलेंस भी हो जा रही है वैसे दिमाग लगाए करोगे तो। B, bases react with water, react with acid to give dash and dash. Water and salt. Salt and Salt and water, बहुत सही। चलिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं HCl के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, प्रोडक्ट बताओ जल्दी। CaCl2 plus H2O। CaCl2, ओके, दो जरूरत पड़ेगा, CaCl2 प्लस H2O, ओके। बाकी हाइड्रोजन की बैलेंसिंग होगी, देख लो 2 और 2 4 है, तो यहाँ पे 2 डाल दो, आई सपोज सारी बैलेंस हो जाएगी 1 मिनट में। कैल्शियम कैल्शियम, ठीक है ना, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, H2 H2 4 ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन लेके, ठीक है ना, वेरी सिंपल। और ले लो आप, क्या लोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको मैं H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दूं तो क्या बनेगा? Na2SO4। सोडियम सल्फेट प्लस सर सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ओके, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, ये ध्यान देना, तो ये तो सबको मालूम है। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो मैं लिखने वाला हूं, पहले देख लो, मैं सिंटैक्स इक्वेशन लिख दे रहा हूं। सिंटैक्स इक्वेशन मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगी वो मैं आपको बता दे रहा हूं पहले, बट जनरल इक्वेशन में मैं पूछूंगा। बेसिस react with salt of heavy metal to form insoluble hydroxides, ओके। अब यहां पे क्या बोला गया है कि बेसेस जो होते हैं, ठीक है, वो रिएक्ट करेगी किसके साथ? सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल के साथ। हेवी मेटल, अब बेटा हेवी मेटल किसको बोलते हैं? वो मेटल जिनकी डेंसिटी हाई हो, फॉर एग्जांपल कॉपर, जिंक, आयरन, ये सब हेवी मेटल है, इनकी डेंसिटी काफी हाई होती है। तो सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल यदि आप लेते हो तो वो रिएक्ट करेगी बेस के साथ और बनेगा इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। अब देखिएगा, यदि मैं एक बेस लेता हूं, सॉरी फॉर वन मिनट, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। ओके, एक मैं बेस लिया, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आई हैव टेकन अ बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं इसको रिएक्ट करवा रहा हूं एक सॉल्ट ऑफ हेवी मेटल, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट के साथ। तो जल्दी देखो मैंने क्या बोला, बेसेस जो है, बेसेस वो रिएक्ट करेगी सॉल्ट ऑफ हेवी मेटल के साथ टू फॉर्म इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। जल्दी प्रोडक्ट गेस करो आप लोग, कुछ बताओ प्रोडक्ट। Na2SO4 Na2SO4 plus CO2 मतलब C UOH C देखो Na2SO4, वेरी गुड, Na2SO4, तो सोडियम दो जरूरत होगी, सिंपल सा बात है। Na2SO4 प्लस CuOH होल ट्वाइस। आप मुझे कोई बताएगा यहाँ पे फटाक से कि CuOH होल ट्वाइस क्या सॉल्युबल होगा? No sir. नो सर सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, इनसॉल्युबल। आपको इसका कलर याद रखना है, इट्स ब्लूइश व्हाइट। कोई मारने वाला नहीं है, बट इट्स ब्लूइश व्हाइट,
बैलेंस है कि नहीं इक्वेशन, बाकी चेक कर सकते हो ना। आई सपोज बैलेंस हो गई हो, ये चेक करना है। दो सोडियम सल्फर एक ऑक्सीजन 4 2 6 4 2 6, बाकी सब बैलेंस क्या चेक करना। ठीक है, और देखते हैं एमोनियम हाइड्रोक्साइड को मैं रिएक्ट करवा देता हूं फेरस सल्फेट के साथ। चलिए जल्दी बताओ प्रोडक्ट। एक हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट बन जाएगी NH4 होल ट्वाइस, है ना। सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, एमोनियम की वैलेंसी 1 होती है, तो NH4 1 वैलेंसी है, सल्फेट की 2 है, NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है ना, प्लस FeOH होल ट्वाइस प्लस FeOH होल ट्वाइस, ये भी एक प्रेसिपिटेट है, इसकी है डर्टी ग्रीन ब्लैक का आएगा बेटा, डर्टी ग्रीन होगी, ठीक है ना। ओके और सर वहाँ ये होगा सर FeOH2 होगा, ये FeOH3 होगा, आएगा 3 होगा, FeSO4 है, 2 वाला है ना, Fe2 प्लस, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, बैलेंसिंग पार्ट देख लो, चेक कर लो। आई सपोज मैंने बैलेंसिंग कर चुका है, NH4 होल ट्वाइस है, सल्फर 1 ऑक्सीजन 6 सब बैलेंस ही होगा। ओके गॉट इट। डर्टी ग्रीन, फॉर अ मिनट मैं आपको रोक रहा हूं, ये ब्लूइश व्हाइट नहीं होती, ये पेल ब्लू होती है, हल्का ब्लू होता है, व्हाइटिश की पेल ब्लू रहती है, इसकी हल्की ब्लू कलर होती है, लाइट ब्लू। ओके, और यदि मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को चलो जिंक के साथ भी रिएक्ट करवा देता हूं, जिंक सल्फेट ले लो, तो बोलने की जरूरत नहीं है, Zn क्या बनेगा, ZnOH होल ट्वाइस, तो ये प्रेसिपिटेट है, क्या है ये प्रेसिपिटेट, और क्या मिल जाएगा Na2SO4, ये वाली प्रेसिपिटेट है, इसकी कलर होती है जेलेटिनस व्हाइट, जेलेटिनस मतलब बहुत ब्राइट व्हाइट, जेलेटिनस एकदम जेल जैसा व्हाइट, ठीक है। तो आई सपोज पकड़ सकते हो, इजी इक्वेशन है, बट इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, पहले इसको लिखो। लिख लिया, लिख लो, 1 मिनट टाइम ले लो, कुछ पूछना है तो पूछो। इक्वेशन पे ज्यादा माथा मत लगाना, लिखना। इक्वेशन सोचोगे कि एकदम सारे इक्वेशन को बता दे कि क्या प्रोडक्ट होगा, उसमें मुश्किल है। जहां जहां पॉसिबल होता है मैं आपको सिखा भी देता हूँ कि हाँ ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे, पर जहां प्रेडिक्ट करना मुश्किल है तो वहां पे आपके लिए भी, आपके लेवल में मुश्किल है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आदत डाल लेना। ओके, बढ़े आगे। अब क्या बताएं, हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना है। This is very important for your examination point of view. Okay, oxides of zinc, ठीक है ना, या ऐसे बोलो ऑक्साइड स्लैश हाइड्रोक्साइड नहीं बोलो,
ऑक्साइड्स स्लैश हाइड्रोक्साइड्स ऑफ जिंक, lead and aluminum are amphotic in nature. Amphoteric in nature. वैसे इसके बारे में डिस्कशन, ये एम्फोटिक टर्म के बारे में डिस्कशन आपके मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में भी किया गया, बट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, कहीं भी पढ़ना है ध्यान से देखना, चीज को समझना कि आप जिंक का, लेड का या एल्युमिनियम का ऑक्साइड लो या हाइड्रोक्साइड लो, वो एम्फोटिक इन नेचर होती है। एम्फोटिक शब्द का मतलब हम लोग पहले समझ लें। ओके, ऑक्साइड स्लैश हाइड्रोक्साइड्स that reacts with acids as well as base to give salts and water. देखो, आपने अभी तक क्या पढ़ा है? अभी तक आपने यही पढ़ा है कि मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड मैं लूं तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। आपने पढ़ा नहीं? कॉपर ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवा दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवा दो, आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवा दो। तो मेटेलिक ऑक्साइड बेस होती है या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बेस होती है। तो बेस को आप जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तब आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है। क्या मिलता है? सॉल्ट और। बट कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं, कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर तो देता ही है, सॉल्ट एंड वाटर तो देता ही है, बट वो बेस के साथ भी रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर। अजीब सी बात, वो बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर देगा, उन्हें हम बोलते हैं एम्फोटिक। एग्जांपल्स बताता हूं तो क्लियर हो जाएगी आपकी आइडिया। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लो जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना? जिंक हाइड्रोक्साइड हम मानते हैं ये एक बेस है, मेटल हाइड्रोक्साइड है। यदि मैं इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊं तो ZnCl2 प्लस H2O आपको मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिला, ठीक है ना? बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। बट जिंक हाइड्रोक्साइड में एक अनोखा गुण है कि ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो ये खुद एक बेस है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मिल रहा है आपको सॉल्ट एंड वाटर, Na2Zn2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से और पूछी जा सकती है आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, मैं बोल रहा हूँ बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। 2000 कौन सा साल चल रहा है? 2020 में, 2019, 2018, 2017 में पूछा था ये क्वेश्चन। रिपीट होने के चांसेस जिंक से ना पूछे, एल्युमिनियम वाला पूछे, ठीक है? तो जिंक हाइड्रोक्साइड देखो बेस के साथ, बेस एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट और वाटर, बेस के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट और वाटर, ये भी एक सॉल्ट। एल्युमिनियम का देख लो, और सिमिलर रिएक्शन ऑक्साइड के साथ होगी, जिंक ऑक्साइड प्लस HCl, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर, जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH, Na2Zn2 प्लस वाटर, सेम रिएक्शन होगी हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड होगी। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड
प्लस H2। बैलेंसिंग पार्ट कर लेना, मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर, बेस एसिड, सॉल्ट एंड वाटर। अब ये देखो बेस, अब रिएक्ट करवा दो NaOH के साथ NaAlO2 प्लस वाटर। देखो बेटा, इफ आई गो बाय द रियल नेम, इसके सही नाम बोलूं तो मैं इसका सही नाम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। बट आपके एनसीईआरटी ने इसका नाम सोडियम एल्यूमिनेट मेंशन किया है, तो इट्स ओके, आप सोडियम एल्यूमिनेट लिखना, बट द रियल नेम इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। मैं लिख दे रहा हूं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, बट आप लिखोगे एल्यूमिनेट ओनली, क्योंकि एल्यूमिनेट जो होती है वो AlO3 हो जाती है, ठीक है। लेट आपको स्कूल एग्जामिनेशन में सोडियम एल्यूमिनेट लिखना है, मेटा एल्यूमिनेट लिखोगे माइट भी काट सकते हैं टीचर्स आप, बट द राइट नेम NaAlO2 का सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ही है, अंडरस्टूड। तो सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, मेटा एल्यूमिनेट प्लस वाटर मिलती है। लेड के साथ रिएक्शन चाहो तो लिख लो, बता देता हूँ, बट लेड वाली नहीं पूछी जाएगी आपसे, ये पक्का है, ये वाला पूछा है, ठीक है। तो लेड वाला नहीं लिखता हूँ, होमवर्क देता हूँ आपको, चलो आप करना। लेड हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, सब कर सकते हैं, PbCl to H2O कर सकते हैं। लेड हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH, सोडियम फ्लम्बाइड बनेगी Na2PbO2 प्लस H2O। लिख दूं कि कर लोगे? कर लोगे? लिख ही देता हूं। PbCl2 प्लस H2O, ये वाला Na2PbO2 प्लस H2O। सोडियम फ्लम्बाइड, सोडियम फ्लम्बाइड, ओके। तो यहाँ पे आपने ये कहानी देखा कि कुछ ऐसे बेस होते हैं, कुछ ऐसे बेस होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, सॉल्ट एंड वाटर देता है। These two equations are very important for your syllabus point of view। ये बेटा गलत नहीं है, आई सपोज आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा, सबको दिक्कत नहीं है समझने में? कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। बस याद रखना है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड तीन, जिंक, लेड और एल्युमिनियम M40 की नेचर है। एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और वाटर देगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और वाटर। कुछ पूछना है पूछ लो। अब कुछ बच्चे लेट आते हैं, कहाँ लेट आता है तुम लोग, क्या करता है? एंड आई मार्क्ड इट इंपॉर्टेंट बेटा, मैं आपको 100% बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, तो दिमाग में रख लो। 2020-21 हाँ, फर्स्ट लाइन हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ जिंक, क्या कह रहे? लेड Pb। सर वो पूरा लाइन एक बार फिर से पढ़ दीजिए ना। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ऑफ जिंक, लेड, Pb फॉर्मूला नहीं मालूम है बेटा लेड का, Pb एंड एल्युमिनियम नहीं सर, लास्ट में सर कुछ लिखे ना, अरे आप एम्फोटेरिक इन नेचर। हाँ नेचर है, पढ़ लो, कोशिश करो ना पढ़ने का। प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर 2000। ठीक ठीक हो गया, वहां थोड़ा लाइट पड़ रहा है सपोज, हाँ हाँ थोड़ा लाइट है बेटा, ओके। मैं मैनेज करूंगा कुछ लाइट के सामने ना लिखूं, ठीक है। चलिए हो गया, आगे बढ़े। लिख रहा था हम लोग, चलो ठीक है, 1 मिनट टाइम ले लो, 1 मिनट टाइम दिया। चलिए इनफ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
बेटा देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत बच्चे सोचते होंगे फिर कि अरे सर केमिस्ट्री बोले थे बहुत आसान है, थोड़ा इक्वेशन आ रहा है, हार्ड है। तो आपको हार्ड सिर्फ इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपने फॉर्मूलाज को अच्छे से नहीं पढ़ा है। फॉर्मूलाज को अच्छे से पढ़ो, सबका मालूम है, सब लिखा है हमने, PbO2 2 माइनस वैलेंसी, AlO2 माइनस, सब लिखा है हमने। एक बार आप वैलेंसी चार्ट यदि पलट के देखोगे सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे। और थोड़ी इनऑर्गेनिक सेक्शन है, ये सब थोड़े मेमोरी वाली पार्ट है, बट फिजिकल आईडी तो इंटरेस्टिंग है। फिजिकल केमिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग, ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इनऑर्गेनिक में थोड़ा प्रैक्टिस जरूरत है, बट इनऑर्गेनिक में थोड़ा मेमोरी भी जरूरत है। और एक बात कि इनऑर्गेनिक 100% मार्क्स, थोड़ा आप याद कर लोगे और थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, लिखना जितना लिखोगे उतना अच्छा आपका रहेगा। और चाहे आप आईटी की बात करो चाहे मेडिकल की बात करो, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो होते हैं 100% मार्क्स, थोड़ा प्रैक्टिस करना है बस। तो इनऑर्गेनिक से बहुत बच्चे भागते हैं, नहीं करना है ऐसा। इनऑर्गेनिक को एकदम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके बनाना है। सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या होता है? ऑर्गेनिक इज स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जहां पे कार्बन के कंपाउंड्स आते हैं उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं, ओके। और इनऑर्गेनिक जनरल पार्ट्स, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज ऑर्गेनिक। मतलब पढ़ेंगे, चैप्टर है हम लोग का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बढ़ते हैं, चलो। सुने कि सीबीएसई कुछ सिलेबस रिड्यूस किया है। तो आपको सीखना है कि रिड्यूस वाला चीज पढ़ना है? नहीं नहीं सर, सीखना तो है ही। तो रिड्यूस किया है, जो चीज को रिड्यूस किया वो बहुत कम रिड्यूस किया है। और यदि कोई इंपॉर्टेंट पोर्शन को हटाया है तो मैं वो चीज तो आपको सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि फ्यूचर में तो आपको जरूरत है वो चीज की, नहीं सिखाऊंगा। नहीं सर, सिखाया जरूर क्यों नहीं। चलो वो सब चीज पे ध्यान नहीं देना। एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना मैं लास्ट टाइम करवा दूंगा, उसका चिंता मत करो। और चीज सीखने के लिए तो हर चीज पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा भी देखना। चलो अब हम लोग आते हैं एक और रिएक्शन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बेसिस react with ammonium salts बेसिस जो है एमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करती है टू गिव एमोनिया, ठीक है। ये सब सिंटैक्स इक्वेशन बोलते हैं, ये जो लिखे हैं ना इसको सिंटैक्स इक्वेशन बोलते हैं। सिंटैक्स इक्वेशन मतलब इससे हमें प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा मोड़ा पता चलता है, क्या कि बेसिस जो एमोनियम सॉल्ट के साथ, कोई भी एमोनियम सॉल्ट ले लो, NH4 होल ट्वाइस SO4, वो रिएक्ट करेगा बेस के साथ। एमोनियम सॉल्ट रिएक्ट करेगा बेस के साथ, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बोल रहा है कि अमोनिया गैस निकलेगा, तो आप पहले ही दिमाग में लगा लो कि अमोनिया गैस निकलेगा। प्लस देखो क्या Na इसके साथ जुड़ा, Na2SO4 बोल सकते हो, Na2SO4, ओके। Na2SO4 प्लस अमोनिया निकाल दिया, और क्या बन सकता है आपके दिमाग से, और क्या बन सकता है बताओ? वाटर वाटर। यस, देखो आस्ते आस्ते आएगा बेटा, इसलिए ना आप लोग करवाते हैं इतना इक्वेशन, तब ना मजा आएगा, तब सीखो। सोडियम सल्फेट, अमोनिया और वाटर, ठीक है ना। बैलेंसिंग पार्ट आई सपोज दो वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 8 और 10 और यस 4, ओके। आई सपोज अब बैलेंस हो गई, ठीक है। बैलेंस है ना, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 8 और 2 10, 6 4 10, चेक कर लेना बैलेंस है ऐसा कुछ, ठीक है। बैलेंस है ना कि नहीं है? बैलेंस है। अमोनियम क्लोराइड सोडियम सॉल्ट है, सॉरी अमोनियम सॉल्ट बेस के साथ रिएक्ट करवाओ, बेस के साथ KOH के साथ रिएक्ट करवाते हो। बताओ प्रोडक्ट बताओ जल्दी।
बताओ KCl KCl plus NH3 plus H2O. यस KCl plus H2O plus NH3 बैलेंसिंग वाला पार्ट चेक कर लेना बैलेंस करना पड़ेगा 6 और 4 10 करना पड़ेगा 5 6 ठीक है कर लोगे आप अमोनियम क्लोराइड को KOH नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो Cl2 अब देखो ये सब वैलेंसी वाली पार्ट है तो आपको याद रहना चाहिए कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनियम अरे सब एक्सपर्ट हो जाएगा चिंता मत करो आराम से केमिस्ट्री में तो 24 नंबर है 22 नंबर से तो नीचे किसी को नहीं आएगा तो पक्का है ठीक है हो गई और एक बात देखो एनसीईआरटी बुक पढ़ते रहना प्लीज एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट कि एनसीईआरटी बुक पढ़ते रहो अभी से एनसीईआरटी पढ़ने का आदत डालो एनसीईआरटी से सीखने का आदत डालो तब आप किताब पढ़ना सीख जाओ ओके तो ये हो गई मिटा दे रहे हैं सिंपल लिख लिया होगा सब लिख लिया सब आज सोचे थे हम सॉल्ट स्टार्ट करेंगे पर नहीं हो पाएगा लगता है ठीक है चलो ओके बढ़ते हैं चैप्टर 1 का एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बनाए कि नहीं आप लोग यस इन टेक्स्ट वाला भी बुक का अंदर वाला एनसीईआरटी में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं एक ब्लू कलर से जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन सब दिया उसको भी बनाया और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी बनाना और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक यदि मार्केट तो खुल गया है तो कोशिश करो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक खरीद सकते हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक खरीद लो साइंस का ठीक है उसमें अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं टेक्निकल थिंकिंग आपकी बढ़ेगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक ठीक है ना उसको ले लेना अब आगे देखते हैं कुछ यूजेस देखते हैं यूजेस ऑफ bases sodium hydroxide is a base okay जिसका इस्तेमाल होता है साबुन बनाने टू मेक इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप ठीक है इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड इसका यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप सॉल्ट एंड बैटरीज बैटरी होता है ना बैटरी में भी इस्तेमाल साबुन नमक और बैटरीज बनाने में यूज होता है सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज भी तो सर हाँ वो भी यूज करते हैं हाँ बोलिए ना सर NaOH का भी तो यूज सर सॉल्ट बनाने के लिए होता है ना हाँ NaOH का यूज हम लोग NaCl से NaOH बनाते हैं बेटा पर NaOH से NaCl नहीं बनाते हैं अक्सर इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल प्रोसेस में NaCl से NaOH बनाई ओके थोड़ा कंफ्यूज हो गया आप उल्टा पढ़ लिए दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन NaCl कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना इसका क्या करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर
आपने खारा पानी सुना है कि जो पानी में फेन नहीं निकलता, साबुन रगड़ोगे तो फेन नहीं निकलता। मैं वो चीज को आपको इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि कुछ हार्ड वाटर होते हैं जहां से मतलब साबुन रगड़ोगे जितना भी फेन नहीं निकलता है। ओके, तो वैसे पानी में यदि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हो तो उसकी हार्डनेस खत्म। जो पानी में जो फेन नहीं निकलता है, फेन कम निकलता है साबुन रगड़ने से, साबुन बर्बाद होती है, वैसे पानी को हार्ड वाटर, ठीक है ना। एंड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट किया जाता है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ओके, ये इंपॉर्टेंट, ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये और सोडियम कार्बोनेट .10H2 दोनों का इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। प्रोडक्ट हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सबको मालूम होगा। घर में इनो प्रयोग होता है, इनो, फिर आपका कौन सा गोली होता है, जिंटेक्स, रेंटेक, ओमेज, पैरासिट नहीं और क्या बोलते हैं, पेंटाडॉग, जो भी एसिड की जितनी गोलियां आती हैं उसमें ये रहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंटा एसिड वाली गोली इनो सब, ठीक है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंटा एसिड टैबलेट्स, एंटा एसिड लिख दे रहा हूँ, टैबलेट क्या उसका सिरप भी आता है, डाइजिन भी नहीं आता ना, डाइजिन वाली उसमें रहता है मैग्नीशियम। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है एज अ फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्यूशर। देखो क्या होता है, फायर एक्सटिंग्यूशर वाले लोग आते हैं ना, तो एक्चुअली वो लोग फोम प्रोड्यूस करता है, पहले झाग प्रोड्यूस करता है बहुत ज्यादा। ओके, तो वो फोमिंग एजेंट के लिए इस चीज का प्रयोग होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इफ यू वांट आप इसको गूगल आउट कर सकते हो कि फोमिंग एजेंट किस तरह होता है, YouTube पे आप इसको देखना तो आपको पता चल जाएगा कि फायर एक्सटिंग्यूशर में किस तरह फोमिंग एजेंट का फोम बनाई जाती है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एज अ फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्यूशर। You can check this out. और ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम हो गई। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है बेटा मालूम है क्या है, ग्रीस जो मतलब इंडस्ट्री, मतलब क्या बोलते हैं, कार जहाँ पे बनती है या इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, वहाँ पे ग्रीस का इस्तेमाल होता है। ग्रीस कपड़ा में लग जाता है तो ग्रीस का दाग तो निकलता नहीं है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है ना, ग्रीस का दाग हटा देगा। आपके सादा कपड़ा पे भी ग्रीस का काला धब्बा लग गया है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा डुबा दो, सब ग्रीस निकल जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अब ऐसा मत करना कि लेबोरेटरी से अमोनियम हाइड्रोक्साइड चुरा के लाने लगना, ऑक्सैलिक एसिड भी लाने लगना। ऑक्सैलिक एसिड चुराओगे तो क्या करोगे, अरे ऑक्सैलिक एसिड कहीं से मिल गया तो क्या करोगे, पूरा शर्ट में लिखना, पेन से पूरा शर्ट में लिखना, लगा देना, सब मिट जाएगा, ठीक है। चुराना वाना मत पर जो भी हो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, इसको ग्रीस टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स। नहीं देखो, आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट अ जोक बेटा, एक सीरियस पार्ट में बोलता हूँ कि बच्चों लोग का थोड़ा आदत होता है कि नया नया जब लैब जाओगे ना, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब आप लोग जाते हो तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, प्रिज्म रख लेंगे पॉकेट में, या कोई कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस रख लेगा, या कुछ केमिकल्स निकाल लेता है। तो ये सब मत करो, these are not good habits, सही नहीं है, क्योंकि केमिकल्स की सही जगह लैब ही है, उन यूटेंसिल्स का सही जगह लैब है। ओके, उससे काफी नुकसान होता है लेबोरेटरीज में, और आपको भी नुकसान हो सकता है यदि केमिकल्स, अननोन केमिकल्स आप उठा लो तो कुछ भी नुकसान हो सकता है उसका। ओके, तो ये सब हैबिट्स को हटाना है, ये जनरल आदत होती है, हर बैच में ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, ये सारे यूजेस हो गए। सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्किन
क्या बोल रहे हो बेटा? ग्रीस स्टेन, ग्रीस तो ये हार्श होता है सर स्किन को? बोला ना बेटा, माइल्ड कोरोसिव होती है सब। क्या विचार है? लेबोरेटरी से लाने का विचार है क्या? नहीं सर। ओके, लिख लो। आज तो 2-3 मिनट बचा है तो नहीं स्टार्ट करेंगे सॉल्व। बेस तो खत्म हुआ। हाँ बोलो बेटा, पूछो। नहीं, चलिए मिटाते हैं। सर एक डाउट था सर, सब पिछला टॉपिक से। हाँ पूछो पूछो पूछो। सर डिकम्पोजिशन ऑफ CaNO3 होल ट्वाइस, हाँ CaNO3 होल ट्वाइस, सर उस हाँ, तरह हाँ। का समझा दीजिए ना सर, वो बैलेंस नहीं हो रहा। अच्छा, कैल्शियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन देखो। नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। आप लोग कैल्शियम नाइट्रेट जो होती है, और याद करो मैंने आप लोगों को पहला चैप्टर में पढ़ाया है PPO प्लस NO2 प्लस O2। सिमिलर पैटर्न पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्या करना है? तो गया, क्या जानना है इसे बोलो बेटा? बैलेंसिंग नहीं समझ में आ रहा। तो बैलेंसिंग क्या है? 2 2 4 2 2 2 4। अब बैलेंसिंग नहीं समझ आ रहा तो मैं क्या करूं? वो तो आपको करना है। सिंपल चेक कर लो, देखो 2 2 4 2, ये इसकी बैलेंसिंग है। नाइट्रोजन 2 2 4, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 6, ठीक है ना? इट्स 3 2 6, 6 2 12 है, 4 2 8, 9 10 11 12, ठीक है ना? 4 2 8 9 10 और 14 हो जाएगा। 3 2 6, 6 2 12, गॉट इट? यस सर। ये बेटा यहाँ पे 2 नहीं होगा सर, यहाँ 2 नहीं होगा, वहां 2 नहीं होगा। 2 कैल्शियम, 2 कैल्शियम, नाइट्रोजन 2 4, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 6 12, 4 2 8 9 10 11 12, वो तो क्या बैलेंस? ये 2 नहीं होगा, ठीक है? कोई दिक्कत और कुछ? चलिए सर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ? फॉर्मिक एसिड SCOH, और ये सब कार्बन कंपाउंड कैसे बना सर? क्या सर बना कैसे सर? बना कैसे? ये बॉन्ड है, बना कैसे? कंपाउंड आपस में कंबाइन हुई बनी। हाँ, बॉन्ड कैसे बना, केमिकल बॉन्ड कैसे बना, वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है ना? जितने ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनको इन डीप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। ओके, बॉन्डिंग में बताऊंगा। गुड, अच्छी क्वेश्चन थी। बॉन्डिंग आपको, तो आप लोगों ने अभी तक बस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी अच्छे से नहीं पढ़ा है, वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड लोग देखेंगे लेटर। और कुछ रहने देते हैं, आज मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलो, थैंक यू।